तो अभी तक हम लोगों ने जितना भी बायोलॉजी में पढ़ा वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड था। इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने ये चीज़ें सीखी कि किस तरीके से ह्यूमन बीइंग या कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म फूड का इंटेक करता है और फूड का इंटेक करने के बाद वो उस फूड को किस तरीके से अपनी बॉडी में डाइजेस्ट करता है। एक बात याद रखना, तुम दिन भर में कितना ज़्यादा खाना खाते हो ये इस बात को डिटरमाइन करता ही नहीं है कि आपकी बॉडी में एनर्जी कितनी बनेगी। ठीक है, मान लेते फॉर एग्जांपल किसी दिन घर में कुछ बहुत अच्छा टेस्टी फूड बन गया है खाने का, तो हम लोगों का मन कैसा होता है कि चलो ज़्यादा खा लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लौकी या करेला बना है तो तुम्हारा मन करेगा यार एक या दो रोटी खा के अलग हो जाओ ताकि डांट ना पड़े। पर अगर मान लेते हैं तुम्हारी कोई फेवरेट सब्जी उस दिन बन जाती है तो तुम उसके चक्कर में इमेजिन करो ओवर ईटिंग कर लेते हो और 6 से 7 रोटी खा लेते हो। तो तुम जितना ज्यादा खाना खाओगे तुम्हें उस दिन के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी। क्या ये चीज ऐसी होती है क्या? मतलब खाना खा लिया, हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ने उस खाने को डाइजेस्ट भी कर लिया और क्या हमें एनर्जी मिल गई। जैसे हमने कल देखा था कि जो विलीज होती हैं वो खाने को एब्जॉर्ब करती हैं और उसके बाद आफ्टर एब्जॉर्प्शन वो उसको एसिमिलेट कर देती है ह्यूमन ब्लड में। तो जैसे ही वो न्यूट्रिएंट्स ह्यूमन ब्लड में सप्लाई किए जाते हैं तो क्या सप्लाई होते बराबर तुरंत हम लोगों को एनर्जी मिल जाती है या फिर न्यूट्रिएंट्स का ब्लड में जाना ही हम कहते हैं कि अच्छा इसको कहते हैं कि एनर्जी मिल गई? नो, हम चाहे कितना भी खाना खा लें, ठीक है, हम लोग चाहे कितना भी खाना खा लें, हमारे विलीज उस खाने को चाहे कितना भी एब्जॉर्ब करके ब्लड में सप्लाई कर दें, वो खाना हमारे कोई काम का नहीं है। एसिमिलेटेड फूड मेरे कोई काम का नहीं। ये खाना मेरे तब काम का है जब उस खाए हुए खाने से हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? एनर्जी क्रिएट करेंगे। तो बेसिकली बातचीत ऐसी चलती है कि सबसे पहले आप किसी भी फूड को खाते हो, फूड का फिजिकल एज वेल एज केमिकल ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर तुमने कार्बोहाइड्रेट्स खाया है तो कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट हो जाते हैं आप लोगों के ग्लूकोज में। अगर आपने प्रोटीन्स खाया है तो प्रोटीन्स कन्वर्ट हो जाते हैं अमीनो एसिड्स में। अगर आपने फैट्स खाया है तो फैट्स कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड्स या फिर ग्लिसरॉल में करस्पॉन्डिंगली। ठीक है, तो इसे मैं कह रही हूँ फिजिकल या फिर केमिकल आप खाने का ब्रेक डाउन कर लेते हो, जिसको हम लोग इसमें बायोलॉजी की भाषा में ये कह सकते हैं कि खाना हम लोगों ने क्या कर लिया, डाइजेस्ट कर लिया, डाइजेशन हो गया। फिर नेक्स्ट प्रोसेस होती है कि खाने को विलीज एब्जॉर्ब कर लेती हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद उस खाने को या फिर कह सकते हैं उस न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई कर दिया जाता है। किसको सप्लाई कर दिया जाता है? टू ब्लड। अब जब ये ब्लड में जब ये खाना पहुंचता है, क्या ब्लड के पास ये खाना पहुंचने के बाद इंस्टेंटली एनर्जी प्रोड्यूस हो गई या फिर मतलब खाना जैसे ही ब्लड पे पहुंचा क्या इस प्रोसेस को हम ये कहेंगे कि एनर्जी प्रोड्यूस हो गई? नहीं, एनर्जी तब प्रोड्यूस होती है जब आप ये जो ब्लड में जो आपका फूड है ना, इस फूड को आप और तोड़ोगे, जब आप इसको और ब्रेक करोगे। जब आप इस फूड को और ब्रेक करते हो तब यहां से आप लोगों को क्या प्रोड्यूस होकर मिलती है? एनर्जी प्रोड्यूस होकर मिलती है और इस एनर्जी को आप यूज करते हो अपनी अलग अलग एक्टिविटीज के लिए। कोई खेलने के लिए इस्तेमाल करेगा, कोई पढ़ने के लिए इस्तेमाल करेगा, कोई किसी दूसरी एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करेगा। बट इस तरीके से अलग अलग एक्टिविटीज के लिए आप क्या करते हो, वहां पर उस पर्टिकुलर एनर्जी को यूटिलाइज करते हो। पर बात ऐसी आती है कि हम लोगों ने तो इतना सारा आपका जो खाना था, इतने सारे खाने को हमने खाया, इतने सारे खाने को हमारी बॉडी ने डाइजेस्ट किया, उसको सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया। तो क्या वो सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना सफिशिएंट नहीं था क्या? मतलब सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो गया, मतलब आ जानी चाहिए थी एनर्जी। मतलब एनर्जी के लिए सोचो उसको और ब्रेक करना पड़ रहा है, और ब्रेक करना पड़ रहा है। तो एक्चुअली में जो आप खाना खा लेते हो, जो सिंपल फूड आपकी बॉडी में चला जाता है, उस सिंपल फूड को आपको और ब्रेक करना पड़ता है और उस ब्रेकिंग के दौरान
जब एनर्जी जो बाहर आपको मिलती है, ठीक है, उस एनर्जी को आप यूज करते हो। सो यहाँ से यहाँ तक की जो ये पूरी की पूरी प्रोसेस है कि जो भी आपने फूड ब्लड को सप्लाई किया था, उस सप्लाइड फूड से आप लोगों को एनर्जी नहीं मिल सकती। ठीक है, ध्यान रखना, उस सप्लाइड फूड से आपको क्या नहीं मिल सकती, एनर्जी नहीं मिल सकती। उस सप्लाइड फूड को हमें और ब्रेक डाउन करना पड़ता है और उसको तोड़ना पड़ता है। तो जब आप उसको और तोड़ते हो ना, तब आप लोगों को एनर्जी मिलती है। जब आप इसको और तोड़ते हो तब आप लोगों को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, जब आप और तोड़ते हो। और इस और तोड़ने वाली प्रोसेस को ही बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का रेस्पिरेशन कहते हैं। कि जो ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड है, जो ऑलरेडी हमारे ब्लड में जो डाइजेस्टेड फूड है, उस डाइजेस्टेड फूड को यदि आप एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए और तोड़ते हो, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर चीज को ही हम लोग क्या कहते हैं, उस पर्टिकुलर चीज को ही हम लोग क्या कहते हैं, बोलो, आप लोगों का रेस्पिरेशन कहते हैं। मतलब बेसिकली रेस्पिरेशन क्या है, ठीक है, बेसिकली रेस्पिरेशन क्या है, बेसिकली अगर कोई मुझसे पूछेगा कि रेस्पिरेशन क्या है, तो उस इंसान को हम लोग क्या जवाब देंगे कि रेस्पिरेशन एक ऐसा फेनोमेना है जिस फेनोमेना में हम लोग ऑलरेडी हमारे ब्लड में जो फूड होता है, ठीक है, वो फूड ब्लड में आया कहाँ से, वो ऑब्वियस है विलीस ने उसको एब्जॉर्ब किया, फिर एसिमुलेट करवाया, उसी तरीके से आया। तो जो हमारे ब्लड में ऑलरेडी फूड होता है, उस फूड को हम और ब्रेक डाउन करते हैं ताकि हमें एनर्जी मिल सके, और इसे ब्रेक डाउन वाली प्रोसेस को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि रेस्पिरेशन क्या है, तो तुम उस रेस्पिरेशन को डिफाइन कैसे करोगे कि रेस्पिरेशन आप लोगों की एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस में आप क्या करते हो, एनर्जी रिलीज करवाते हो। कहाँ से एनर्जी रिलीज करवाते हो बताओ, फ्रॉम फूड, फूड से आप एनर्जी रिलीज करवाते हो, और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को आप लोग क्या कहते हो, रेस्पिरेशन कहते हो। मतलब जो खाना ऑलरेडी हम लोगों के ह्यूमन ब्लड में जा चुका है, उस गए हुए खाने के अंदर से एनर्जी को निकलवाना इज नोन एज व्हाट, आप लोगों का रेस्पिरेशन। अब बात आती है कि ये जो फूड है, क्या ये अपने आप एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है क्या, रखे रखे। फॉर एग्जाम्पल मेरे ब्लड में बहुत सारा फूड है, ठीक है, सब मेरे एब्जॉर्प्शन और एसिमुलेशन वाली प्रोसेस से आया है, क्या ये फूड रखे रखे एनर्जी रिलीज कर देगा क्या, नहीं, फूड रखे रखे एनर्जी रिलीज नहीं करता। ठीक है, फूड ब्लड में पड़े पड़े एनर्जी रिलीज नहीं करता है। इस फूड को अगर आपको ब्रेक डाउन करना है और आप चाहते हो कि इस फूड को ब्रेक डाउन करके मैं एनर्जी प्रोड्यूस करूं, तो इसको ब्रेक करने के लिए हमको चाहिए होती है ऑक्सीजन गैस। क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन गैस। और जब ये फूड और ऑक्सीजन गैस आपस में मिलते हैं ना, तो हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। यानी कि अगर तुम अपने ब्लड में जो फूड है, उस फूड को इमेजिन करो, अगर तुम ऑक्सीजन गैस नहीं दोगे ना, तो तुम्हारी जो फूड है वो ब्रेक डाउन होकर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगी। अभी आगे के केस में हम पढ़ेंगे कि कभी कभी ऑक्सीजन के बिना भी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, बट यार वो आपकी लाइफ प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। हाँ, कभी कभी फॉर एग्जांपल मान लेते हैं तुम इतने बिजी हो कि तुम खाना नहीं खा पाए फॉर सम डेज, तो चलो बात समझ में आती है। लेकिन अगर तुम ये बोलोगे कि मैं खाना खाऊंगा ही नहीं जिंदगी भर, तो नहीं चलेगा, खाना तो खाना ही पड़ेगा ना आपको। तो सिमिलरली आप लोगों का यहाँ पे जो फूड होता है, इस फूड के पास जब ऑक्सीजन जाती है तब वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। बट कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है कि बिना ऑक्सीजन के भी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, बट वो ऐसा नहीं है कि कोई परमानेंट है, वो टेम्पररी कभी कभार होती है प्रोसेस। उसको आप अपनी लाइफ का एक परमानेंट स्टेप नहीं बना सकते कि आप बिना ऑक्सीजन के भी तो एनर्जी प्रोड्यूस कर दे, बिल्कुल नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, हम आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ तक ये बात समझ में आ रही है। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि रेस्पिरेशन क्या है, तो आप ये कहोगे कि जो भी फूड होता है, उस फूड के साथ हम ऑक्सीजन गैस का रिएक्शन करवाते हैं, और रिएक्शन करने के बाद ये वाली चीज़ हमको प्रोड्यूस करके देती है एनर्जी। लेकिन क्या आप लोगों को सिर्फ एनर्जी प्रोड्यूस होकर मिलती है क्या? नहीं,
एनर्जी के साथ साथ आप लोगों को कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस होकर मिलते हैं। एग्जैक्टली इस चीज़ को हम ऐसे समझते हैं, जैसे आपके पास गाड़ी है, आप गाड़ी को चलाते हो, गाड़ी चले इसके लिए आप गाड़ी में फ्यूल डालते हो, लाइक पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एक्सेट्रा मे बी एनीथिंग। जब आप वो फ्यूल डालते हो, जब आप लेट्स से किक मारते हो गाड़ी को, या फिर जब आप सेल्फ स्टार्ट करते हो, तो इंजन के अंदर एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है। उस स्पार्क की मदद से आपका जो फ्यूल है उस पर्टिकुलर आपके टैंक के अंदर वो जलता है। जलने के बाद वो एनर्जी प्रोड्यूस करके देता है और उसी एनर्जी से हमारी व्हीकल्स, गाड़ियां रन करती हैं, चलती हैं। लेकिन तुम देखना कि एट द सेम टाइम जो गाड़ी का साइलेंसर होता है, ठीक है, पीछे के टायर के पास जो साइलेंसर होता है, उस साइलेंसर से हार्मफुल गैसेस भी बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। अगर आपकी गाड़ी अच्छी है, आपने गाड़ी को बराबर मेंटेन करके रखा है, उसकी प्रॉपर सर्विसिंग करवाई है, तो आपको यूजुअली साइलेंसर के अंदर से एज सच कोई धुआं निकलता हुआ नहीं दिखता है। बहुत ही मतलब प्रॉपर तरीके से वो सारा वेस्ट प्रोडक्ट एटमॉस्फेयर में चला जाता है। बट अगर किसी ने अपनी गाड़ी का प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस नहीं करवाया है, तो ऐसे लोगों के केस में बोलो क्या हो जाता है कि आपकी जो गाड़ी होती है ना, उस गाड़ी के साइलेंसर में से काला काला कलर का धुआं निकलता है। ये बताता है कि जब पेट्रोल जला तो उसने आपको एनर्जी भी प्रोड्यूस करके दी, मतलब गाड़ी को, और साथ ही साथ में उसने वेस्ट प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस करके दिए। दोनों काम हुआ। हाँ, उसने एनर्जी भी प्रोड्यूस करके दी और एट द सेम टाइम उसने वेस्ट प्रोडक्ट भी आपको प्रोड्यूस करके दिए। तो सिमिलरली हमारी बॉडी भी तो एक गाड़ी ही है। इसको भी वर्क करवाने के लिए हमको क्या चाहिए होता है बताओ? इसको वर्क कराने के लिए भी हमको क्या चाहिए होता है? फ्यूल चाहिए होता है। इसको वर्क कराने के लिए भी हमें क्या चाहिए होता है? फ्यूल। दैट फ्यूल इज आवर ऑक्सीजन। जब हमारी बॉडी के अंदर के फूड से ये ऑक्सीजन मिलता है तो मिलकर ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं? फंक्शन करते हैं, ठीक है, हम चलते हैं, हमारी बॉडी फंक्शन करती है। और लेकिन इसके अलावा एट द सेम टाइम हमारी बॉडी के अंदर से भी वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। जिस तरीके से गाड़ी के साइलेंसर से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं ना एटमॉस्फेयर में, सिमिलरली हमारी बॉडी के अंदर से भी वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं इस प्रोसेस के दौरान। वो जो डाइजेशन के दौरान वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता था वो अलग कंसेप्ट है, ठीक है, उसको इजेशन कहते थे। बट इस स्टेप के दौरान भी वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है और इस स्टेप के दौरान जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में, दैट आर टर्म्ड एज, उन दोनों वेस्ट प्रोडक्ट्स को हम लोग कहते हैं आप लोगों का CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मतलब हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम लोगों का क्या है बताओ? वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा यहाँ पे एक और वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, वाटर। लेकिन यार वाटर को कोई इंसान कभी मतलब वेस्ट प्रोडक्ट बोलेगा क्या? ठीक है, मतलब बेसिकली वेस्ट प्रोडक्ट वाटर को कभी नहीं बोला जाता है, ठीक है। तो एनर्जी के साथ साथ हम लोगों को दो चीजें और मिली जिनको हमने कहा बाय प्रोडक्ट। एक मिला CO2 और एक मिला वाटर यानी कि H2O, जिसमें से जो ये CO2 है इसको हम लोग क्या कहते हैं? हमारी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो जब भी रेस्पिरेशन होता है तो उस रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस के दौरान हमारे पास रिएक्टेंट साइड में, जब तुम आगे केमिस्ट्री पढ़ोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने के बाद कि इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और जो राइट हैंड साइड में रिएक्शन के बाद हमको ऑब्टेन होता है, इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। तो रेस्पिरेशन के दौरान दो रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है आपका फूड जो कि ऑलरेडी ब्लड में है, और दूसरा होता है आप लोगों की ऑक्सीजन गैस। ये दोनों आपके रिएक्टेंट्स हैं रेस्पिरेशन के। और जब रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाती है तो कंप्लीट होने के बाद आपको राइट हैंड साइड में दो चीजें मिलती है। एक मिलता है प्रोडक्ट जो मेन है, इंपॉर्टेंट है, और दूसरा मिलता है बाय प्रोडक्ट जो कि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो प्रोडक्ट मिला और बाय प्रोडक्ट मिला। तो रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस का जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट हम लोगों का कौन होता है?
आप लोगों की एनर्जी होती है। ठीक है, रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस में जो हम लोगों का प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट कौन होता है बोलो, एनर्जी होती है। और जो बाय प्रोडक्ट होते हैं वो कौन होते हैं, आपके वाटर एंड CO2। और उस वाटर एंड CO2 में से भी आप लोगों का जो CO2 होता है उसको हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट मानते हैं, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में CO2 एक्यूमुलेट होने लगे ना तो हमारे लिए वो बहुत ही क्या होता है, हार्मफुल होता है। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं किसी इंसान की किडनीज खराब हो जाती हैं तो उसका जो ब्लड है वो प्रॉपर तरीके से फिल्टर नहीं हो पाता है, वेस्ट प्रोडक्ट उसके ब्लड से निकल नहीं पाते हैं, धीरे धीरे यही वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगते हैं। ठीक है, और अगर यही वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगे तो वो लोग क्या हो जाता है, आप लोगों का आपकी बॉडी के अंदर बहुत ही चीज़ें कैसी गड़बड़ा जाती हैं और आप बीमार पड़ने लग जाते हो, सो एंड सो। तो बहुत ज़रूरी होता है कि हमारी बॉडी के अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट को निकाला जाए। इसीलिए हम CO2 को वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं, बिकॉज आप लोगों का जो CO2 है अगर बॉडी के अंदर में ठीक है एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है ज़्यादा मात्रा में, तो ऐसे में बोलो क्या हो जाएगा, आप लोगों का वो जो पर्टिकुलर CO2 है हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा। लेकिन पानी हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता। पानी आपकी बॉडी में चाहे कितना भी एक्यूमुलेट हो वो कभी हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता। इसीलिए पानी को हम लोग यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट नहीं कहते, बल्कि पानी अच्छा है ना। हम लोगों में से कई लोग तो ऐसे होते हैं जो दिन भर में सफिशिएंट अमाउंट का पानी नहीं पीते। तो जो लोग दिन भर में सफिशिएंट अमाउंट का पानी नहीं पीते हैं उनके लिए तो बल्कि अच्छी बात है कि उनकी बॉडी पानी प्रोड्यूस करके दे रही है बराबर उनको। क्लियर है? तो यहाँ से तुम लोगों को बहुत सारे MCQs पूछे जा सकते हैं, जैसे कि पहला MCQ यहाँ से ये फ्रेम करके दिया जा सकता है कि बताओ इस पर्टिकुलर रेस्पिरेशन वाली रिएक्शन में रिएक्टेंट्स कौन होते हैं, ये आपसे पूछ लेगा। फिर आपसे ये पूछ लेगा कि रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस में प्रोडक्ट बताइए कौन होता है। फिर आपसे वो ये पूछ लेगा कि रेस्पिरेशन वाली रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट कितने बनते हैं, तो कितने बाय प्रोडक्ट्स बने यहाँ पे, 2। ठीक है, बाय प्रोडक्ट्स मतलब प्रोडक्ट के अलावा। और उसके अलावा तुमसे ये पूछ लिया जाएगा कि जो बाय प्रोडक्ट्स आपके पास बने उनमें से कौन से वाले बाय प्रोडक्ट को आप हार्मफुल वेस्ट कहते हो। 1 मिनट, हेलो, अभी निकल गया वो, ठीक है। तो आपसे ये सवाल पूछ लिया जाएगा कि जो आप लोगों के पास बाय प्रोडक्ट्स बने उन बाय प्रोडक्ट्स में से कौन सा वाला आपका वेस्ट प्रोडक्ट है और कौन सा वाला वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेस्ट प्रोडक्ट, ये तुमसे लेट से उसने पूछ लिया। तो इस तरीके के सवाल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से पूछा जा सकता है। इसके अलावा मैं एक और पॉइंट बता दूं, जब तुम केमिस्ट्री में ये पढ़ोगे ना केमिकल रिएक्शंस फर्स्ट चैप्टर, तो तुम्हारी लाइफ में 2 रिएक्शंस आएंगी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, अभी जब मैंने फोटोसिंथेसिस पढ़ाया था तो उस वक्त भी तुमको बताया था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, अभी मैं फिर से बता रही हूँ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, पूरा समझा कर नहीं दे रही हूँ, लेकिन वहाँ फोटोसिंथेसिस के दौरान मैंने क्या बताया था कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान भी कि जब आप लोग आगे फ्यूचर में जाओगे और फ्यूचर में जाकर जब आप केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ोगे तब हम बातचीत करेंगे। ठीक है, जैसे वहाँ पे H2O से जब आप O2 बनाते हो तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो सिमिलरली रेस्पिरेशन वाली जो प्रोसेस होती है इस प्रोसेस को हम लोग कौन सी प्रोसेस कहते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। इसे हम लोग क्यों ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं, इस चीज़ के बारे में डिटेल जानकारी जब हम केमिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ेंगे ना तब करेंगे। तो तुम खुद सोचो कि इमेजिन करो अगर तुमने ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लिया ही नहीं होता तो क्या कभी तुम्हारी बॉडी के अंदर में फूड एनर्जी प्रोड्यूस कर पाता, क्या नहीं। यानी कि अगर तुम खाना खाते जाओगे और बोलोगे कि मैं ऑक्सीजन नहीं इनटेक करूँगा, इनहेल नहीं करूँगा, तो क्या उससे कभी एनर्जी प्रोड्यूस होगी सिर्फ खाना खाने से? नहीं, सिर्फ खाना खाने से कभी भी आप लोगों की एनर्जी प्रोड्यूस होने वाली नहीं है। अगर तुम ये बोलोगे कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, सिर्फ O2 अंदर बॉडी के लेता रहूँगा, तो क्या तब भी आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होगी? नहीं प्रोड्यूस होगी। इट मीन्स दैट कि एनर्जी प्रोड्यूस होने के लिए ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी होती हैं, आपकी एसेंशियल होती हैं। अच्छा, अब इसमें एक और पॉइंट, चाहे हम हो या चाहे कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या फिर आप ये कहो क्या कहते हैं उसको, प्लांट्स हो या कोई बैक्टीरिया हो, सभी के लिए ये O2 क्या होता है, बहुत ही एसेंशियल।
क्योंकि बिना O2 के आप जितना भी फूड इनटेक कर रहे हो वो आपके किसी भी कोई भी काम का नहीं है, क्योंकि आप उससे एनर्जी नहीं बना पा रहे। अच्छा, और एक दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि हम जहाँ पे जो बात करते हैं कि बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होगी, बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तुमने ये चीज़ अच्छे से पढ़ी हुई है लोअर स्टैंडर्ड्स में कि हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है, एनर्जी एक पर्टिकुलर केमिकल के फॉर्म में स्टोर होती है, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के फॉर्म में स्टोर होती है। उस पर्टिकुलर केमिकल या उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहते हैं, ATP कहते हैं, ठीक है ना। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट तुमने सुना होगा, इसका स्ट्रक्चर वगैरह तुम लोगों को जानने की सोचने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, लेकिन एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ये आपने सुना है। तो ऐसे केस में ये जो ATP है ये तुम्हारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है। क्या है ये? आपकी बॉडी की एनर्जी करेंसी। जैसे इंडिया में रहते हो तो करेंसी क्या रहती है? रुपया। अगर लेट से बाहर किसी कंट्री में जाते हो तो वहाँ की करेंसी चेंज हो जाती है। तो वैसे ही हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए जो करेंसी होती है एनर्जी की, दैट इज आप लोगों का ATP। तो यहाँ पे हम लोगों ने रेस्पिरेशन ओवर किया। कल